आज मैं आपको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या समतल प्रगामी तरंग के विस्थापन के समीकरण के बारे में स्पष्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम पहले से ही इस फिगर में ड्रा कर रखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी माध्यम में जब कोई कंपन या कोई डिस्टरबेंस उत्पन्न कराई जाती है तो माध्यम के कण कंपन करते हुए ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। जो ऊर्जा आगे बढ़ती है वह किसी रूप या फेज में होती है, जिसे हम वेव्स या तरंग कहते हैं। तो देखिए, हमने प्रयास किया है, पहले से भी हमने बना दिया है, इसको रिटर्न कर दिया है। लिखा हुआ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव समतल प्रगामी तरंग, या इसको हार्मोनिक वेव्स भी कहते हैं। शॉर्ट में समतल प्रगामी तरंग को हार्मोनिक वेव्स भी कहा गया है, शॉर्ट में बोलने के लिए। तो हमने ये दिखाया है कि कोई ये काल्पनिक तल है माध्यम में, वर्टिकल प्लेन, और दोनों दिखाया है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसे रखे गए हैं। इनमें से कोई डिस्टर्बेंस, जिसको आप ट्रांसवर्स वेव के रूप में देख सकते हैं, यहाँ बनाया गया है, या इसको आप कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग के रूप में इसको दिखाया गया है, ट्रांसवर्स नेचर के रूप में। तो ये कोई फर्स्ट पार्टिकल है जो ओरिजिन पर रखा गया है, मूल बिंदु पर। इसको आप एक्स एक्सिस जिसे वाई एक्सिस मान सकते हैं, जैसे ये वाई एक्सिस शो कर रहा है और ये एक्स एक्सिस शो कर रहा है। तो ये कोई पार्टिकल है जो ओरिजिन या मूल बिंदु पर है, t=0 पर। और इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे कणों के माध्यम से ये तरंग आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। और किसी समय हमने एक दूसरा पार्टिकल लिया है क्यू, जो दूसरे प्लेन पर है। ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड प्लेन है। इस तरह से दिखाया गया है। तो t0 पर ये वर्टिकल प्लेन पर पार्टिकल का कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको यहाँ अंदर शो किया जा रहा है। तो ये इक्वेशंस जो लिखना है वहाँ पर हमने समझाया है। यदि आप बिंदु P को ले एट पॉइंट P, जैसे ये दिखाया गया है y का रिप्रेजेंटेशन P पॉइंट पर, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम x का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहे हैं, P पॉइंट पर y का डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं। और वो टाइम आप वर्टिकल के लिए कोई टाइम t ले सकते हैं, y का डिस्प्लेसमेंट, x का डिस्प्लेसमेंट 0 लिया जा रहा है। यहाँ से देख सकते हैं y को कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, दो चर राशियाँ जिनका वर्णन हम एक प्लेन में समय के सापेक्ष करने जा रहे हैं। तो कण की गति दिखाया जा रहा है वर्टिकल पर, जबकि वेव मोशन दिखाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल में। तो किसी समय हम x को 0 दिखाए हैं और वर्टिकल में कोई पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, तो समय को हमने t दिखाया है। तो जो y का मान प्राप्त होता है a sin ओमेगा t। तो इसे आप कहते हैं किसी कण के विस्थापन का समीकरण जो तरंग गति के लंबवत कंपन कर रहा है। तो इसे आपने दिखाया किसी कण के विस्थापन का समीकरण जो तरंग गति के लंबवत कंपन कर रहा है। तो y is the displacement of a particle which vibrating parallel to y axis or perpendicular to x axis at any time t. Its displacement equation is a sin omega t। तो ये शो किया गया। लेकिन आप जानते हैं प्रोग्रेसिव वेव प्रोग्रेस कर रहा है, तरंग आगे बढ़ती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अर्थात y का जो वेरिएशन है डिस्प्लेसमेंट, वो x पर भी निर्भर करता है, t पर भी निर्भर करता है। सिर्फ हम फर्स्ट प्लेन को लेते हैं, पहले प्लेन को, तो वहाँ पर a sin ओमेगा t है। आप ये लिख सकते हैं फर्स्ट प्लेन में, इन फर्स्ट प्लेन जिसका नाम हमने यहाँ पर दिखा रखा है। जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर चर्चा होगा x और t, क्योंकि ये देखिए x भी है, t भी है। तो y का वेरिएशन अर्थात पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वेव डिस्प्लेसमेंट और उसके टाइम के रूप में किस तरह से इक्वेशन हो सकता है। तो ये कहा गया है कि t टाइम के बाद आप कोई नेक्स्ट पार्टिकल ले रहे हैं, मान लीजिए q है जो सेकेंड प्लेन पर है। अब इसके वाइब्रेशन का आप अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि इसको अगर हम p पर लाएं, यहाँ से देखिए q को p पर लाएं तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसके ऑसिलेशन के t समय बाद
ये क्यू ऑसिलेट करना शुरू किया है, अर्थात t समय पहले, यहाँ इसको बैक करिए, p पर ले आइए, तो t समय पहले t का मान आप निकाल भी सकते हैं। आप जानते हैं v इक्वल टू एक्स बाई टी है, तो यहाँ पर t का मान निकाल सकते हैं x बाई वी। तो ये इस पॉइंट पर होगा, p पर होगा, और कोई बैक होने के बाद कोई न्यू फंक्शन भी ले सकते हैं जिसको आप t डैश मान लें। तो t में से आप डायरेक्ट इसको बैक कर रहे हैं x बाई वी, अर्थात t एक तरह से जीरो है, ये भी t है, यहाँ पर जीरो भी है, लेकिन लिखने का तरीका t माइनस एक्स बाई वी। यदि कोई पार्टिकल यहाँ पर आ जाता है q फर्स्ट पार्टिकल के पास, तो x को जीरो, और कोई न्यू टाइम हम जो मेंशन कर रहे हैं t डैश कह रहे हैं, वो किसके इक्वल होगा, t माइनस एक्स बाई वी, जो यहाँ पर दिखाया जा चुका है। तो आपका y फंक्शन यहाँ पर इस तरह हो गया। ये कहा गया q प्लेस एट पॉइंट p, q को हमने p पर रख दिया, तो ये इक्वेशन आपको प्राप्त हो गया। अब आप y का वेरिएशन जो है जीरो और t डैश के अनुसार कर रहे हैं, जैसा कि ये लिखा गया है। इससे पहले देखिए जीरो और t लिखे थे, तो ये इक्वेशन था। अब आप कह सकते हैं कि ये p पॉइंट पर था डिस्कशन, अब ये सेकेंड पार्टिकल q के लिए है जो p पर रखा गया है, यहाँ पर रखा गया है, तो उसका x जीरो हो गया, और जो बैक टाइम है वो t डैश हो गया। तो इसके लिए जो इक्वेशन होगा q के लिए, जो किसी वेव के पहुंचने के बाद एक कंपन कर रहा है, तो ए साइन ओमेगा टी डैश हो जाएगा। टी डैश का मान आप यहाँ से यहाँ में रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, जैसा कि ये बनाया गया है, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि y का जो वेरिएशन है वो x कोऑर्डिनेट पर जब ये जीरो ना हो तो उसका टाइम क्या था, t था, जैसा यहाँ दिखाया गया है। तो यही वेरिएशन हम यहाँ पर भी इक्वलिटीज लेकर दिखाए हैं, अर्थात जो ऑसिलेशन हम p के लिए शो कर रहे थे वही ऑसिलेशन तीन टाइम फैक्टर बाद जो x डिस्प्लेसमेंट है q के लिए भी शो करेगा। तो हमने दोनों को इक्वल दिखा दिया, जो पहले ये लिया गया था और जो इसको शो किया गया ये इक्वल दिखा दिया गया। तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन प्राप्त हो गया है, ए साइन ओमेगा इन ब्रैकेट टी माइनस एक्स बाई वी। तो इस तरह से ये प्रयास किया गया है कि प्रोग्रेसिव वेव में हम किसी कण के विस्थापन के समीकरण को मैथमेटिकल फंक्शन द्वारा, जिसमें आपने टू वेरिएबल क्वांटिटीज जिनको चर राशियाँ कहते हैं, किसी एक फलन या फंक्शन का और टी का वेरिएशन लेते हुए ये दिखाया है कि हम किस तरह से y इक्वल टू एफ एक्स और t का रिलेशन लेकर प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन को स्थापित कर सकते हैं। तो ये सामने लिखा हुआ है, हम यही इक्वेशन जो है y का मान यहाँ रखकर रिपीट कर लेते हैं। तो आपको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव प्राप्त हो गया, क्लियर हुआ होगा। इसमें हम दो अलग अलग तलों को लेकर कल्पना किए हैं। फर्स्ट प्लेन में जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है किसी प्लेन में, उसका ये इक्वेशन लिख दिया ए साइन ओमेगा टी। क्योंकि ये वर्टिकल ऑसिलेशन है तो यहाँ x की वैल्यू जीरो होगा। अब कोई वेव आगे बढ़ता है तो y का डिपेंडेंट इक्वेशन x और t दोनों पर होगा। किसी समय हम q को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको बैक कर रहे हैं, पीछे ला रहे हैं, तो जब इसको बैक कर रहे हैं, p पर ला रहे हैं, तो बैक टाइम जाने पर t डैश को न्यू टाइम दे रहे हैं। जब ये q p पर होगा q डैश और t माइनस जो बैक हो रहा है वो x और v की स्पीड से यहाँ रख दिया गया। तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन ये शो करेगा, t डैश की वैल्यू जीरो ही शो करेगी, लेकिन जो रिटेन के लिए है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह से आपको न्यू फंक्शन, ये जो p पार्टिकल के लिए था q के लिए ये आ गया, यहाँ t की जगह t डैश हो गया या t का मान रख दिया और आपको वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन प्राप्त हो गया। तो इसको मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कहा जाता है। इसको अगर हम रिप्लेस करके और कोई डिस्कशन दें तो देख सकते हैं। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को समझाया गया फंक्शन के रूप में। तो
जब कोई कण किसी माध्यम में सरल आवर्त गति करता है तो उस कण के कंपन के कारण तरंगे जो उत्पन्न होती हैं और किसी माध्यम में नियत चाल से आगे बढ़ती हैं तो उन्हें समतल प्रगामी तरंग कहा जाता है। तो सरल आवर्त गति करते हुए कण के प्रभाव से उत्पन्न तरंगे जो माध्यम में किसी नियत चाल से आगे बढ़ते हैं उन्हें हम हार्मोनिक वेव भी कहते हैं या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव भी कहते हैं। ये उनके नाम दिए जाते हैं। लेकिन अब डिस्कशन होता है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को हम साइन की तरह दिखाते हैं या कोई और पार्ट हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन से ये प्राप्त हो जाता है, समझ में आता है। अभी आपने कहा कि y जो है x और t पर वेरिएशन डिपेंड करती है, x पर भी और t पर भी। या कह सकते हैं x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। तो हम y का एक्सप्लेनेशन एक बार x पर करते हैं, एक बार t पर करते हैं। अर्थात जो आप फंक्शन लिए थे y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स पॉजिटिव x डायरेक्शन के लिए शो किया गया था। तो कह सकते हैं कि इसका हम लोग मेजरमेंट एक बार dy बाई डी एक्स इस पर सॉल्व करके देखते हैं और फिर उसी का मेजरमेंट हम एक बार dy बाई dt पर सॉल्व करके देखते हैं और इनका कोई रिलेशन लिया जाता है जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग इस तरह लिखते हैं d2 y अपान डी एक्स स्क्वायर 1 बाई वी स्क्वायर dy बाई dt। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहा जाता है। समतल प्रगामी तरंग के विस्थापन के लिए एक तरह से अवकल समीकरण कहा जाता है। यहाँ पर हमने पार्शली दिखाया है, वैसे कॉमन यहाँ पर 2 d2y अपान dt स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इस पार्ट को कॉमन दिखाया है पार्शली पार्ट को लेते हुए। कभी कभी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को परफेक्ट के रूप में लिख दिया जाता है, लेकिन जब ये एक्सप्लेनेशन लेना हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को अगर हम किसी फंक्शन से x और t को रिलेट करते हैं तो y जो है पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड आल्सो पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि पार्शली है तो ये पार्ट सिंबल होना चाहिए। वैसे कॉमन लिखने में बुक वगैरह में या हम लोग भी ऐसे नोट कर देते हैं d2y अपान डी एक्स स्क्वायर 1 बाई वी स्क्वायर, तो d2y अपान dt स्क्वायर ऐसे रिटर्न कर दिया जाता है समतल प्रगामी तरंग के विस्थापन का समीकरण। लेकिन अगर तुलनात्मक ये कहा जाए तो इनमें से ये करेक्ट लिखा हुआ है। ये इन जनरल वे प्रोसेस किसी मैथमेटिकल सोल्यूशन वगैरह में आप रखकर सॉल्व कर सकते हैं या कॉमन ऐसे लिख भी सकते हैं। फिर भी अगर आप फलन के रूप में डिफाइन कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि इट्स कैन पार्शली डिफरेंशिएशन इक्वेशन रिटन एज अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन। तो जैसा फंक्शन में लिखा हुआ है दिया गया है। अभी को जो है वेव वेलोसिटी कहते हैं, तरंग का वेग भी कहते हैं। तो इनको हम लेने के बाद ये कह सकते हैं कि तरंग गति के समीकरण को दिखाना हो या तरंग गति को प्रदर्शित करना हो तो आपका कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो यहाँ पर जैसे ax माइनस प्लस bt इसको सेटिस्फाई करता हो। माइनस का मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, प्लस का मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। या यहाँ पर जो है bt माइनस एक्स के रूप में कर दें। मान लीजिए कि आप लिखते हैं at माइनस प्लस यहाँ पर bx, ऐसे देखिए। तो नेगेटिव मतलब ये शो कर रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, प्लस मतलब ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ऐसे शो किया गया है। तो कहा जाएगा कि ये तरंग गति का समीकरण है, तरंग गति का समीकरण है। तो तरंग गति का समीकरण है और इनमें से
y जो है कण का विस्थापन ये x और t दोनों पर डिपेंड करता है। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हम ऐसे व्यक्त करते हैं। इन पर और भी चर्चाएं हैं, इनको आप ध्यान दीजिए। जो फलन या फंक्शन है वो क्या कहता है कि हम किस तरह से इसके समीकरण को व्यक्त कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इनको लाभ के रूप में भी दिखा सकते हैं। जैसे अगर हम कोई लॉगरिथमिक फंक्शन भी लेना चाहें तो इनको इंडिकेट कर सकते हैं y = a log a, यहाँ पर आयाम है, इसको हम कैपिटल कर दे रहे हैं a log। आप जैसे वहाँ पर भी आपने देखा at माइनस प्लस vx। तो ये भी कहा जाता है कि ये वेव मोशन या तरंग गति के समीकरण को प्रदर्शित करता है। इसे भी कहा गया है कि ये तरंग गति के समीकरण को प्रदर्शित करता है। हम एक ऐसे समीकरण को भी लिख सकते हैं जिसमें टू लीनियर स्टेट को अलग अलग फेज पर कंबाइन किया गया हो, जैसे सुपरपोजिशन के रिजल्ट को दिखाने के लिए। तो उसे भी कहा जाता है कि वो वेव मोशन को या तरंग गति को प्रदर्शित करता है। जैसा कि हम यहाँ रिटर्न कर दे रहे हैं y = a sin ωt - kx प्लस b cos ωt + kx, ऐसा हमने कोई मान लिख दिया। तो ये भी जो है टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव मोशन, आप कह सकते हैं कि दो अलग अलग तरंग गति के विस्थापन को जोड़ा गया है, उनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन लिया गया है जिनमें उनके एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं, उनके आयाम अलग अलग दिखाए गए हैं। तो इसमें अगर हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो इनमें फेज डिफरेंस π/2 का है। देखिए साइन है, ये कॉस है, इसको भी चाहें तो आप साइन में लिख सकते हैं। जैसे साइन लिखेंगे तो आगे π/2, जैसे ये है ωt + kx + π/2 है, तो ये कॉस में भी आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों में फेज डिफरेंस π/2 है, तो a का मान a² + b² रखकर हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये भी तरंग गति के समीकरण को प्रदर्शित करता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए इनमें से कहता है कि चार्ट पर आप बताइए कि कौन से मान हैं जो तरंग गति के समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा, ये भी शो कर रहा है क्योंकि उसका फंक्शन इस तरह से लिखा गया है। ये भी शो कर रहा है जो कि अलग अलग लीनियर कॉम्बिनेशन एक साथ कंबाइन करके ये परिणामी विस्थापन को बताया जा रहा है, जिनका आयाम अभी आपने देखा। तो हम इनमें और भी समीकरण ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि y = a sin kx cos ωt, इस तरह का भी कोई मान हो तो ये वेव मोशन या तरंग गति को प्रदर्शित करता है। तो हमें ये देखना होता है कि किस तरह के फंक्शन है जो वेव मोशन या तरंग गति को प्रदर्शित करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह के इक्वेशन है। ये हम बहुत सारे इक्वेशन और आपको लिख कर दे रहे हैं। जैसे y = मान लीजिए आपको दे दिया जा रहा है कि अंडर रूट करके ax + bt, इस तरह का कोई मान दे दिया जाए, तो ये भी आप कह सकते हैं कि कोई फंक्शन है, यहाँ फंक्शन लिखकर ये वेव मोशन या तरंग गति को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से हम कोई मान y = ax - bt², इस पर कोई डिसीजन करते हैं। जैसे इसके लिए या कोई एक्सपोनेंशियल आप ले लीजिए y = a e⁻ b x - bt², ऐसे आप नोट कर लीजिए। या आप लिख दीजिए y = a sin ax - bt²। और कुछ इस तरह से कोई मान लिखना हो, जैसे y = a cos ωt sin ωt - kx, ऐसा कोई मान लिखना हो। या अभी आपको हमने लॉग में भी बताया कि y = a log, कोई ऐसा भी मान लिखना हो x - bt। तो ये सभी जो है वेव मोशन या तरंग गति को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इसमें ये भी कहा गया है
कि आपका कोई फंक्शन इस तरह से, जैसे देखिए y इक्वल टू कोई फंक्शन ऐसा ले लिया जाए जिसमें a² माइनस b² x² इस तरह का कोई मान दे दिया गया हो, तो ये अलाउ नहीं होगा। यहाँ पर जो है अगर bx² भी लिखा है तो ये तरंग गति को शो नहीं करता है, क्योंकि इसमें हम y का वेरिएशन x और t पर है, उसके स्क्वायर पर नहीं, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज होने से साइन चेंज होता है। अगर आपने स्क्वायर कर दिया तो प्लस माइनस के लिए एक ही इक्वेशन आएगा, जबकि आपका फंक्शन यहाँ बताया गया था कि यहाँ माइनस प्लस के हिसाब से ये वेरिएबल होगा। इस तरह का कोई फंक्शन लेकर समझाया गया था, तो ये तरंग गति के समीकरण को प्रदर्शित नहीं करता है। ऐसे हम कोई और भी मान ले सकते हैं जिसमें आप कोई एक ही इक्वेशन, जैसे y इक्वल टू a साइन आपने यहाँ यूज कर लिया, कोई एक ही पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए, ax² प्लस bt ऐसा कुछ लिख लिया, तो ये भी नहीं अलाउ होगा, क्योंकि आपका फंक्शन जो है y इक्वल टू f(x, t) पर है। तो ऐसा कोई फंक्शन आता है तो ये भी अलाउ नहीं होगा। तो हमने बहुत सारे फंक्शन आपको दिखाया है, जैसे कि ये पर्टिकुलर कोई वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल में स्क्वायर हो सकती है, क्योंकि दोनों ये लीनियर पोजीशन है। यहाँ भी हो सकता है ये दोनों लीनियर है, 1 और 1 पर है। यहाँ भी हो सकता है x और t का ही कोऑर्डिनेट है, लीनियर है। यहाँ भी संभव है x और t का ही कोऑर्डिनेट है, कोई 2 और 1 पर नहीं। तो जितने भी इस तरह के मान लिखे जाएंगे, आपको ध्यान देना होगा कि y का वेरिएशन एक ऐसे फंक्शन में हो जो x और t के लीनियर स्पेस। अब यहाँ 2 और 1 होगा, नॉट अलाउ होगा, यहाँ 1 और 2 होगा, नॉट अलाउ होगा। लेकिन अगर दोनों ही फंक्शन एक साथ स्क्वायर हैं, कॉमन एक साथ वेरिएशन, जैसे कि हम यहाँ पर दोनों का एक साथ लिए साइन कोएफिशिएंट, तो ये अलाउ हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए होल का स्क्वायर है, इनसाइड अलाउ नहीं है, कोई पर्टिकुलर अलाउ नहीं है। तो बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं इन पर, अगर आप इनको ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसको सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकली, ये आपको ध्यान देना होगा। तो हमने बताया कि किस तरह के गति को तरंग गति के समीकरण के रूप में माना जाता है और किसको नहीं माना जाता है। हम इंडिविजुअल अगर इसकी बात करते हैं, जैसे देखिए y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, तो ये पार्टिकल का ऑसिलेशन है, वाइब्रेशन है, लेकिन ये वेव मोशन नहीं है, क्योंकि ये अपने ही प्लेन में है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। शुरू में हमने लिख दिया था y f करके x0 इंटू टी या a साइन ओमेगा t। तो किसी कण के विस्थापन का समीकरण होगा, तरंग का नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल कोऑर्डिनेट नहीं है, जैसा कि आपको ये लिख कर दिया गया था x एंड t। और पार्शली डिफ्रेंशिएशन भी नहीं है कि आप एक पार्ट लेकर उसको दिखा सकते हैं। तो ये कण के विस्थापन का समीकरण होगा, तरंग का नहीं होगा। या y इक्वल टू a साइन kx, y का वेरिएशन x पर दिखाया गया है जबकि t पर नहीं दिखाया गया है, तो ये भी किसी प्लेन में या कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन में वेव मोशन को नहीं शो करता है। तो ऐसे इक्वेशंस को हम छाट कर अलग कर सकते हैं कि कब वो शो करता है या नहीं करता है। अभी हम आपको चर्चा कर रहे थे, जो डिस्कशन में बताया जा रहा था, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। आप जानते हैं जो वाइब्रेशन होता है वो किसी कण के द्वारा, या जो तरंगाग्र आप पढ़ते हैं तो उसमें चर्चा होता है स्फेरिकल, प्लेन और सिलेंड्रिकल, 3 अलग अलग होते हैं। तो जब हम तरंगाग्र को प्लेन के रूप में लेकर चलते हैं तो उसका विस्थापन समीकरण, जब स्फेरिकल लेकर चलते हैं तो उसका विस्थापन समीकरण, जब सिलेंड्रिकल लेकर चलते हैं तो उसके विस्थापन का समीकरण। तो तीनों में ध्यान देना चाहिए। अभी जो हम लोगों ने चर्चा देखा है, अभी जो बात हो रही थी वो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, अर्थात आपने देखा कि जो तल था वो ऐसे हमने बताया था, ये प्लेन है और इसके साथ का
ऑसिलेशन का प्रोग्रेस होना, ये चर्चा हो रहा था। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ऐसे चर्चा हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करें, स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करें या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की बात करें, तो ये फिर इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो आपको ये बिल्कुल पॉइंट वाइज ध्यान देना है कि प्रश्न में समतल प्रगामी तरंग के विस्थापन का समीकरण, तो ठीक है सिलेबस में पढ़ा दिया गया है, लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा भी चर्चा करता है। जैसे कहा जाता है कि यहाँ पर स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो यहाँ पर देखिए गोलीय तरंगाग्र के लिए अगर कोई तरंगें उत्पन्न होती हैं तो उनके विस्थापन का समीकरण, तो हम लोग y=a/x sin ωt-kx पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ऐसे नोट करते हैं, ये ध्यान देना होगा। और इससे पहले वाले में था y=a sin ωt-kx, ऐसे दिखाया गया था। अब आप इसमें चर्चा करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, ये अभी हमने बताया स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये डिस्कशन था स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को a/√x sin ωt-kx से शो करते हैं, तो ये कहा जाता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो हम ये पॉइंट ज़रा हेल्प करते हैं, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। जब नेचुरल लाइट सोर्स पॉइंट सोर्स होता है तो माध्यम में उत्पन्न किया गया तरंगाग स्फेरिकल या गोलीय तरंगाग कहलाया जाता है, जबकि पॉइंट माध्यम के पास हो। लेकिन जब आप लीनियर सोर्स यूज करते हैं तो जो वेव फ्रंट बनता है उसको सिलेंड्रिकल कहा जाता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहा जाता है। आप जब फ्लैट कोई प्लेन यूज करते हैं तो उससे प्लेन वेव फ्रंट कहा जाता है। तो हम लोग वेव फ्रंट को 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल के लिए सोर्स को जो है, जो वेवलेंथ को प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी को आगे बढ़ा रहा है या एनर्जी को ऑसिलेट करते हुए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो सोर्स को लीनियर कह रहे हैं, रेखीय स्रोत, समतली स्रोत और बिंदु प्रकाश स्रोत। तो यहाँ पर स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और फ्लैट या प्लेन, तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का आपने पढ़ लिया था। जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए था y=a sin ωt-kx था। और अभी आपने सिलेंड्रिकल के केस में जैसे सुना, और या उससे पहले स्फेरिकल का, तो ये रिटर्न किया गया है, ये सिलेंड्रिकल के लिए दिखाया गया है। तो हम इस तरह के मान को जो बताया गया, कभी कभी आप इंटेंसिटी या तीव्रता के बारे में भी सुनते हैं, तो आज आप पढ़ चुके होंगे। एनर्जी ऑफ वेव रिलेटेड एनर्जी ऑफ वेव इन एनी फेज पर यूनिट एरिया पर टाइम, तो ये आप तरंगों की तीव्रता कहते हैं। तो जब हम तीव्रता की बात करते हैं, ये a², ये प्लेन वेव फ्रंट के लिए कहते हैं। या आप जब आप स्फेरिकल की बात करते हैं तो I∝to a²/x², अगर आप इसको कांस्टेंट मानते हैं तो I∝to 1/x²। ये हम डिस्कशन करते हैं स्फेरिकल के लिए। लेकिन जब हम सिलेंड्रिकल की बात करते हैं तो उसमें a को कांस्टेंट ले लें तो I∝to √x, इसका डिस्कशन करते हैं। तो आपको ये याद रहना चाहिए, तरंगों की तीव्रता जो है किसके लिए ये लिया गया है, समतल प्रगामी तरंग के लिए, जिसका आयाम a था। यहाँ पर तरंगों की तीव्रता इसमें गोलीय तरंगाग्र के लिए है 1/x², x आपको डिस्टेंस बनाकर दिखाया गया था। और ये तीव्रता सिलेंड्रिकल के केसेस में ∝to a/√x ये शो करता है। तो हम
आपको अलग अलग विस्थापनों के बारे में और उनसे प्राप्त समीकरण क्या हो सकते हैं उन पर डिस्कशन आपको दिया जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान देना है कि कैसे हम तैयार करते हैं, क्या कंडीशन होती है, किस तरह से व्यक्त किए जाते हैं। तो आपने देखा अलग अलग विस्थापन के समीकरण को कैसे व्यक्त किया जा सकता है, उन पर हमने डिस्कशन किया। कभी कभी आप इसको इस तरह से भी देखते होंगे, जैसे y = a sin ωt-kx ये लिखा हुआ है, तो आप कहते हैं पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, समतल प्रगामी तरंग के विस्थापन का समीकरण पॉजिटिव x डायरेक्शन। लेकिन आप ये भी देखते हैं y = a sin kx - ωt, तो आप ये भी डिस्कशन करते हैं। इसमें ये सेंस है, ये बताया जाता है कि y 2 कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रही है t और x पर, तो किसी समय हम y का रिलेशन जैसे t का वेरिएशन लेकर समझाए हैं, यहाँ पर y का वेरिएशन x के सापेक्ष लेकर समझाया गया है। तो अर्थात यहाँ पर जो पहले वाले इक्वेशन में y का जो फंक्शन है, आप कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन मेन पार्ट t को लेकर किया गया है, x कोई डिफरेंट है, दूसरे में x को लेकर किया गया है, t कोई डिफरेंट फंक्शन या वैल्यू है। तो ये दोनों सही लिखा है, लेकिन हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट या डिफरेंशियल पार्ट की बात कर रहे हैं। तो y का एक्सप्लेनेशन t, y का एक्सप्लेनेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x कांस्टेंट t कांस्टेंट, ये आपको ध्यान देना है, ऐसे लिखा गया है। बात हो रही थी तीव्रता की, इंटेंसिटी की। तो अभी आपने देखा तीव्रता हम लोगों ने तरंगों की ऊर्जा प्रत्येकांक क्षेत्रफल प्रत्येकांक समय में प्रवाहित होती है, लेकिन जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो टोटल 2π² n² a² ρ × v प्राप्त होती है। रो जो है डेंसिटी होता है, घनत्व की चर्चा की जाती है, n आवृत्ति है, a आयाम है, v तरंग की चाल है। तो तीव्रता से हम आपको याद दिला दें कि अगर इंटेंसिटी मालूम है तो आप यहीं से एनर्जी का भी चर्चा कर लेते हैं, और एनर्जी डेंसिटी या जिसको हम ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कहते हैं इंटेंसिटी इंटू वेव वेलोसिटी, इंटेंसिटी इंटू वेव वेलोसिटी। अर्थात जो आपने फॉर्मूला लिया है उनमें से अगर इतना पार्ट ले लें तो आप उनमें से इनका डिस्कशन कर सकते हैं, इंटेंसिटी इंटू वेव वेलोसिटी। वैसे तो ये प्रेशर रेडिएशन प्रेशर को शो कर रहा है, तो ये मान उल्टा हो रहा है। तो देख सकते हैं इसमें किस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। एनर्जी डेंसिटी जब हम डिस्कशन करते हैं ऊर्जा घनत्व, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसका डिस्कशन होता है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एक तरह से रेडिएशन प्रेशर को शो करती है या तरंगों द्वारा माध्यम में उत्पन्न दाब को प्रदर्शित करती है, जिसको हम वेव प्रेशर कह रहे हैं, तरंग द्वारा उत्पन्न दाब कहते हैं, जो औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है। तो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और इससे तुलना करने का उपाय बता रहे हैं, किस तरह से ये तुलना किया जा सकता है। जैसे आइए आप देखिए E/AT लिखा हुआ है, आप इसमें डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, तो ये आप कह सकते हैं E/AX × x/t। तो I की वैल्यू यहाँ पर जो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम शो कर रहा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो ये है एनर्जी डेंसिटी और ये वेलोसिटी, अर्थात इंटेंसिटी जो है प्रेशर और ये वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो इस तरह से रेडिएशन प्रेशर जैसे पढ़ते हैं वैसे ये तरंगों द्वारा उत्पन्न दाब है, और तरंग की चाल का गुणनफल तरंग की तीव्रता के बराबर होता है। तो हम लोग तीव्रता को अन्य पदों में भी, जैसे एनर्जी फ्लक्स के पदों में भी, एनर्जी डेंसिटी के रूप में भी, अलग अलग रूपों में इनको रखकर याद करते हैं।
और प्रेशर एम्पलीट्यूड के रूप में भी, जैसे ये P है लेकिन इसका मान हम प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म में भी I को रीड करते हैं, तो कोई मान इस तरह का आ जाता है। मैक्सिमम लेना है मुझे, मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी के रूप में होता है 2 रू इंटू V। इस तरह का कोई मान जो है सॉल्व करने पर भी आ सकता है। फिलहाल इसको प्रूव करके देखा जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट लिखने में कहीं कोई मिस्टेक है तो उसका एनालिसिस नहीं हो पाता है। तो हम आपको ये सब रिलेशन पहले भी बताए हैं कि आपस में ये कैसे जुड़े हुए हैं। तरंग की तीव्रता, तरंग द्वारा उत्पन्न दाब और वेग का संबंध, तरंग की तीव्रता, ऊर्जा घनत्व की चर्चा और तीव्रता की चर्चा। वैसे हम तरंगों की तीव्रता की मात्रक की जो बात कर रहे हैं, जो यूनिट है या इनके मात्रक की बात कर रहे हैं, तो आप लिखते हैं तीव्रता को जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड या वाट पर मीटर स्क्वायर, ये तरंग की तीव्रता के लिए मात्रक आप कर सकते हैं। लेकिन जो लाउडनेस है, साउंड की बात करते हैं, तो साउंड को हम एक अलग से स्केल, जैसे इंटेंसिटी का रेंज बता रहे हैं 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमन आई। तो किसी व्यक्ति के कान के पर्दे द्वारा वह न्यूनतम ध्वनि की तीव्रता जो सुनी जा सकती है, हमने ये वाट के रूप में बताया। लेकिन कहा जाता है कि ये काफ़ी वेरिएशन है, मिनिमम से मैक्सिमम की कोई वैल्यू जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं वो लिखा जाता है 10⁻⁻1, तो ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ह्यूमन ईयर एक न्यूनतम इंटेंसिटी से मैक्सिमम इंटेंसिटी तक की कैपेसिटी जो एक्सेप्ट कर सकता है वो रेंज आपको दिखाया जा रहा है। काफ़ी वेरिएबल है, माइनस देखिए है और ये प्लस में आया हुआ है, इसलिए ध्वनि की जो तीव्रता है उसकी माप करने के लिए जो साउंड लेवल है, एक तरह से साउंड लेवल जो है ध्वनि की प्रबलता के रूप में, लेवल शब्द अलग आ जाता है, तो उसे हम अलग स्केल देकर ज्ञात करते हैं। उस स्केल को अगर आप देखें तो उसमें बेल या डेसीबेल का भी प्रयोग करते हैं और उससे हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम उसका कोई सिंबल भी दे दें तो ऐसे भी लिखते हैं log I/I0 बेस 10 बेल। लेकिन अगर हम इसको डेसीबेल 10 log I/I0, तो यहाँ से भी हम डेसीबेल, इस तरह से इसका हम डिस्कशन करते हैं या कोई मान ज्ञात कर लेते हैं। इसी में हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट आपको समझा दें, जैसे आप पढ़ते हैं I∝A², अर्थात ये जो इंटेंसिटी की चर्चा की गई है पावर के रूप में भी हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ P भी हो सकता है, पावर शक्ति, अर्थात यही सिंबल हम अगर इसमें 10 log P/P0 के रूप में दे सकते हैं, तो ये भी मान्य होगा। P यहाँ पावर है या इंटेंसिटी है और यहाँ पावर या इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू A²। लेकिन जब यही सिंबल आप इस पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट एम्पलीट्यूड बेसिस लिखते हैं, तो फिर आपको यहाँ 20 लिखना होगा डेसीबेल, ये आपको ध्यान देना होगा, 20 लिखना होगा। और यहाँ पर जो है I∝A² है, जबकि यहाँ डायरेक्ट I का यूज था, सीधे पावर या शक्ति का यूज है, यहाँ एम्पलीट्यूड का यूज किया गया है। तो ऐसे मानों को हम किसी और पार्ट में भी अगर शो करते हैं तो वो आपको ध्यान देना होता है, क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं। तो मेजरमेंट की बात हो रही थी, तो हम इसको इस स्केल पर रख कर देखते हैं, मिनिमम ये है, तुलना करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन ईयर की एक कैपेसिटी है
जहाँ ईयर में ध्वनि पेन उत्पन्न कर सके, पेन या दर्द। तो वो लाउडनेस लेवल की चर्चा है, तो लगभग 120 डेसिबल, जिसको कान के पर्दे को फाड़ने की बात कर सकते हैं, या इस तरह की ध्वनि से कान में दर्द उत्पन्न होने लगे, ये चर्चा होती है मैक्सिमम, जिस पर ये डिस्कशन था। लेकिन हम मिनिमम की बात कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर पावर वगैरह लेकर सॉल्व कर सकते हैं, या हम ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं जिसमें साउंड की जो नॉर्मल बातचीत हो, जैसे 60 डेसिबल, ये बातचीत पर डिस्कशन है, जिससे आप डिस्कशन के तौर पर आराम से सुनते हैं, या इसकी पिच या लेवल इतनी रहती है जो कि सुनने योग्य होती है। इस तरह हम बहुत सारे पॉइंट लेकर देख सकते हैं, उन पर चर्चा होगी आगे भी। तो आज आपने देखा कि किस तरह से हम समतल प्रगामी तरंग को अलग अलग रूपों में ले सकते हैं। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, या इसी तरह से आपने स्फेरिकल वेव्स के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, सिलेंड्रिकल वेव्स के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, और किस तरह से उनकी तीव्रता व्यक्त की जाती है। कैसे हम किसी इक्वेशन को देखते हैं कि तरंग गति है या नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो तरंग गति है तो ऐसे सब नहीं है, इनकी कंडीशन को हमने यहाँ पर समझाया। आगे भी आप इस पर कोई डिस्कशन देखेंगे, जिसमें कि क्वालिटी ऑफ साउंड, ध्वनि के लक्षण क्या हैं, उन पर भी डिस्कशन होगा, या जो डिस्कशन वेव से रिलेटेड और भी पार्ट है, ऑसिलेशन इन अटैच स्ट्रिंग, तो स्प्रिंग के ऑसिलेशन पर भी डिस्कशन होगा। बीट्स है, स्टेशनरी वेव से डॉपलर प्रभाव है। तब तक आप इसको तैयार करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इनके बचे हुए पार्ट को कंटिन्यू किया जाएगा।